हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। 6 लेक्चर तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं लेक्चर नंबर 6 में रेट लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स था उसको मैं डिस्कस किया था। एक न्यूमेरिकल मैं और कराता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। रेट लॉ पे ही आपका ये न्यूमेरिकल है। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ध्यान से एकदम देखो, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है। तो एक मरतबा मैं रिएक्शन को लिख देता हूँ, A + B + C, और ये प्रोडक्ट P बना रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रेट डिक्रीजेज बाई 8 टाइम्स। ये रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रहा है उसके वॉल्यूम को डबल करने पर रेट 8 टाइम से डिक्रीज कर जा रहा है। जितने भी इसमें 3 क्वेश्चन है सब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप पढ़िएगा तो लास्ट में कंक्लूजन निकालिएगा कि ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू A, B एंड C। तो A के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं ऑर्डर P है, B के रिस्पेक्ट में Q मान लेते हैं, और C के रिस्पेक्ट में ऑर्डर R मान लेते हैं। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P + Q + R। तो पहले P Q हम निकाल लेंगे, तो फिर उसको जोड़ देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। अब जरा हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहला देखिए आप ध्यान से कि पहला में क्या बोल रहा है कि ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रेट डिक्रीजेज बाई 8 टाइम्स। अच्छा, एक और बात, इसका आप रेट लॉ लिख लीजिए, R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। क्योंकि A B C का ही ऑर्डर पूछ रहा है तो इसलिए A B C ही रेट लॉ में आएगा। इसका पावर Q, इसका पावर P, इसका A के पावर P, B के पावर Q और R के पावर C। जो पावर में होता है वही ऑर्डर होता है। एक हम जनरल रेट लॉ इक्वेशन लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये P Q और R निकालना है, यहाँ पर रख देंगे तो रेट लॉ भी निकल जाएगा। P Q R आपका ऑर्डर है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रेट डिक्रीजेज बाई 8 टाइम्स। तो जब बताओ वॉल्यूम डबल करेंगे कंटेनर का तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो 8 टाइम से डिक्रीज कर जा रहा है तो 1/8 रेट 8 टाइम से डिक्रीज कर रहा है तो 1 कर जा रहा है तो 1/8 और प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो। जब कंटेनर का वॉल्यूम डबल होगा तो सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन एक कंटेनर में हो रहा है। ये रिएक्शन एक कंटेनर में होगा तो जब उसका वॉल्यूम को डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? सबका हाफ हो जाएगा। तो A का 1/2, इसका पावर मान लेते हैं P लिखा हुआ है, 1/2 Q, 1/2 ये R। क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम डबल करेंगे तो सबका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा A B C का, क्योंकि A B C आपको रेट लॉ में लेना है, क्योंकि A B C का ही ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जरा देखो 1/8, ये प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो, 1/2 और पावर P + Q + R। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब, 1/2 P + Q + R। ये सब कुछ आप देख चुके हैं कैलकुलेशन। P + Q + R = 3, बेस सेम हो गया, पावर मैंने जोड़ दिया। ये पहला इक्वेशन। हम लोगों को क्या निकालना है? P Q R निकालना है। A का अलग ऑर्डर निकालना है, B का अलग, C का अलग। ठीक है, और जब निकल जाएगा तो फिर हम जोड़ेंगे तो ओवरऑल निकल जाएगा। लेकिन ओवरऑल तो निकल चुका है यहीं पर P + Q + R, लेकिन अलग अलग निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे फिर इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, अब वॉल्यूम नहीं डबल कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B to half, रेट बिकम्स 4 टाइम्स इंक्रीजेज। मतलब रेट 4 गुना बढ़ रहा है। कब? जब A का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया जा रहा है। तो 2 के पावर P, A पे पावर क्या है? P हम मान के चले हुए हैं, शुरू में देख लो, हम लिख चुके हैं पहले, A पे पावर P। और फिर क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B हाफ हो जा रहा है तो 1/2, और B पे पावर क्या है? Q, और C तो नहीं दिया है, इसका मतलब C कांस्टेंट मान लिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2, 2 के पावर P, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -Q, 2 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं P - Q,
तो हम P माइनस क्यू बराबर 2 लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। हम लोग को P Q R अलग अलग निकालना है। अब तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं। क्या बोल रहा है? ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाई 4 टाइम्स रेट इंक्रीजेज बाई 64 टाइम्स। ठीक है, तो 64 टाइम रेट इंक्रीज कर रहा है, C को 4 गुना बढ़ाया जा रहा है, 4 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है, तो C पे पावर कितना है? R है। ठीक है, 3 होगा, 4 के पावर क्या होगा? 3 हो जाएगा। 64 को जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर 3, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, तो हमारे पास कितने इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। तो अब तीनों को मिला के सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से जब हम सॉल्व करेंगे तो अलग अलग P1 आ जाएगा, Q माइनस 1 और R कितना आ जाएगा? 3। ये आपका हो गया ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, ये A का ऑर्डर है, ये B का ऑर्डर है, ये C का ऑर्डर है। ठीक है, तो रेट लॉ भी लिख सकते हो, R बराबर K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पे पावर कितना है? P, तो अब 1 कर लो। B पे कितना पावर हो जाएगा? Q, तो यहाँ पर -1। C पे कितना पावर हो जाएगा? R है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखो रेट लॉ भी आपका आ गया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबको सम कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। इसको आप नोट कर लें। अब जरा देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑर्डर एंड रेट लॉ। अब यहाँ से जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा ये कंपटीशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट कि ऑर्डर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ऑर्डर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय सीइंग स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ऑर्डर हम रिएक्शन को देख कर नहीं बता सकते हैं। सिंपल इसका कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर को रिएक्शन देख के नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता चलता हूँ, कुछ रिएक्शन में लिखूंगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। 2N2O5 तो 4NO2 प्लस O2 में ब्रेक हो गया। रिएक्शन आपका पूरा बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यहाँ पर K दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट। इसका जब हम लोग रेट लॉ लिखते हैं तो R बराबर K N2O5, रिएक्टेंट वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये 2 पावर यहाँ पर लिख देंगे। इसी 2 को बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। जो बैलेंस किया जाता है, जो कोफिशिएंट है 2, 4, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते हैं। ऑर्डर जो पावर आता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं, और ऑर्डर स्टोइचियोमेट्री नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पे पावर कितना आया? 1। तो बताओ इस 2 में इस 1 में कोई रिलेशन है? नहीं है, वही बात तो लिखे हैं हम। तो इसको हम बोल देंगे ये रिएक्शन कौन सा है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है। तो इस रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा, कुछ खास रिएक्शन याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर नहीं है। ये 2 बहुत सारे बच्चे लिख देंगे यहाँ पर, अब बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर, नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। H2 ये गैस है, Cl2 गैस, ये रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। HNU का मतलब होता है सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है 2HCl। क्या बनता है? 2HCl। जब इसका रेट लॉ लिखा जाता है तो R बराबर K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 है 1 लिख देंगे, नहीं। अब देखो यहाँ पर पावर 0, यहाँ पर 0, तो क्या बताओ रिएक्शन के जो कोफिशिएंट है स्टोइचियोमेट्री है, और ये जो ऑर्डर हम लिख रहे हैं, क्या दोनों में रिलेशन है? नहीं है। ये जो ऊपर लिखा जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट से आता है। जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो 0, 0 आया है। तो इसको याद रखना है कि ये रिएक्शन का रेट लॉ ऐसा आता है और ये एक्सपेरिमेंट से आता है। तो बताइए कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन हो जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। यहाँ पर देखिए A प्लस 2B और ये बन रहा है C, एक जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूँ। इसका जब रेट लॉ निकाला गया तो R बराबर K A के पावर 1, ये B के पावर 2 और C के पावर 1, और ये कहाँ से आया है? एक्सपेरिमेंट से।
एक्सपेरिमेंट से इसको निकाला गया है, ठीक है। अब देखो इस केस में ए के बगल में 1 तो 1 आया है, बी के बगल में 2 2 आया है, सी के बगल में 1 तो 1 आया। तो सर आप तो कह रहे हैं कि स्टोइचियोमेट्री और ये जो पावर आएगा ऑर्डर, इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे आ गया ठीक है, लेकिन ये कोइंसिडेंस हो गया। कोइंसिडेंस समझते हैं आप कि ये जो पावर होता है ये एक्सपेरिमेंट से ही आता है, लेकिन जो कोफिशिएंट है बाई चांस इस कोफिशिएंट के बराबर ही आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कोफिशिएंट जो है, जो स्टोइचियोमेट्री है उसको ऊपर पावर में लिख देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कोइंसिडेंस हो गया, बाई चांस यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से ये आ गया। तो कहने का मतलब जो ऑर्डर जो लिखा जाता है वो स्टोइचियोमेट्री से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अब चलते हैं, एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये देखो 2HI ये गैस है, इसका जब डिकम्पोजिशन हुआ है तो ये H2 गैस प्लस I2 गैस में ये ब्रेक कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, ये आपका ब्रेक कर जाता है। जब इसका रेट लॉ लिखा गया एक्सपेरिमेंट से तो R बराबर के HI और पावर आ गया 2। अब सर देखिए बगल में 2 है, 2 आ गया। हम फिर बोलेंगे ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, इस रिएक्शन के कोफिशिएंट को देखकर नहीं लिखा गया, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया। कैसे निकाला गया है? तो फिर भी यहाँ पर क्या हो गया, कोइंसिडेंस वाला मामला आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्डर और स्टोइचियोमेट्री बराबर आ गया, तो कोइंसिडेंस हो गया बाई चांस, ठीक है। लेकिन देखो इसी रिएक्शन को जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, इसी रिएक्शन का डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक कराते हैं ऑन गोल्ड सरफेस, मतलब गोल्ड सरफेस, गोल्ड मेटल के सरफेस पर डिकम्पोजिशन कराया गया हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर या यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो क्या हो जाता है, सेम प्रोडक्ट बनेगा H2 प्लस I2, प्रोडक्ट सेम बनेगा लेकिन रिएक्शन का ऑर्डर बदल जाएगा। अच्छा इसमें ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को जब गोल्ड सरफेस पर डिकम्पोजिशन कराया गया हाई प्रेशर या हाई कॉन्सेंट्रेशन इसका लेकर, HI का हाई प्रेशर या हाई कॉन्सेंट्रेशन लेकर, तो जब इसका रेट लॉ लिखा गया तो R बराबर के HI, अब यहाँ पर 2 ना आके 0 पावर आया एक्सपेरिमेंट से। किससे आया जी, एक्सपेरिमेंट से 0 पावर, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन निकल गया। क्या निकल गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन निकल गया। तो कहने का मतलब जो ऑर्डर आ रहा है पावर, ये स्टोइचियोमेट्री देख के हम नहीं लिख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। तो स्टोइचियोमेट्री में और ऑर्डर में कोई रिलेशन नहीं है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डेटा है। दूसरी बात, अगर कोई रिएक्शन है उसका ऑर्डर किसी कंडीशन पे कुछ है, लेकिन उसी रिएक्शन का अगर कंडीशन बदल दें, मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर कर दिया गया, तो उस रिएक्शन का प्रोडक्ट तो वही रहेगा लेकिन उसका ऑर्डर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर बदल जाएगा। तो उस सेकेंड पॉइंट में लिखवा देते हैं कि किसी रिएक्शन का अगर कंडीशन चेंज कर दें तो उसका ऑर्डर बदल जाता है। जैसे यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर था, कंडीशन हाई प्रेशर करके और गोल्ड सरफेस पे करा दिया डिकम्पोजिशन, तो ऑर्डर क्या हो गया, 0। आप इसको पहले इतना नोट कर लें। हाँ, तो सेकेंड पॉइंट में मैं इससे पहले फर्स्ट पॉइंट में एग्जांपल कराया था कि रिएक्शन का अगर कंडीशन चेंज कर दें तो ऑर्डर बदल जाता है। तो यहाँ पर देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंजेज विथ कंडीशन अंडर विच रिएक्शन इज परफॉर्म्ड। तो रिएक्शन अगर रिएक्शन का कंडीशन चेंज कर दें तो ऑर्डर बदल जाता है। जैसे हाई प्रेशर पर HI का डिकम्पोजिशन कराए थे तो ऑर्डर क्या मिला था, 0 ऑर्डर, और नॉर्मल प्रेशर पर कितना था, सेकेंड ऑर्डर। तो वैसे यहाँ पे एक नोट में एक बात लिखवा देते हैं। नोट में यहाँ पर लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस या मेटल फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर एट वेरी लो प्रेशर। अगर किसी गैस का डिकम्पोजिशन करा रहे हो लो प्रेशर पर, किस पे, लो प्रेशर या लो कॉन्सेंट्रेशन, लो प्रेशर या लो कॉन्सेंट्रेशन में लिख सकते हो, और किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर। 0 ऑर्डर फॉलो करेगा एट हाई प्रेशर, मतलब किसी रिएक्शन का डिकम्पोजिशन मेटल सरफेस पे करा रहे हो लो प्रेशर पर,
या लो कॉन्सेंट्रेशन पर तो फर्स्ट ऑर्डर देगा। अब उसी रिएक्शन को अगर मेटल सरफेस पर हाई प्रेशर पर डिकम्पोजिशन कराओगे तो जीरो ऑर्डर मिलेगा। तो बताओ कंडीशन बदला, कंडीशन चेंज किया तो बताओ ऑर्डर बदला कि नहीं बदला। इस नोट को एकदम दिमाग में रखना है। फिर से सुन लो, अगर कोई रिएक्शन किसी मेटल सरफेस पर डिकम्पोज करा रहे हो उस रिएक्शन का हाई प्रेशर पर तो जीरो ऑर्डर देगा। सेम रिएक्शन का डिकम्पोजिशन करा रहे हो लो प्रेशर पर तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देगा, वही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर दे देगा लो प्रेशर पर। ठीक है, तो इस नोट को लिख लो। और सेकंड पॉइंट से रिलेटेड ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इस पर मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, इस नोट को वो वेरीफाई कर देगा वो न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल, हालांकि इस न्यूमेरिकल को तुम देख के बता सकते हो क्योंकि मैं नोट में लिखवा चुका हूँ। ये बताओ NH3 अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक हो रहा है, और ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन देख लो NH3/dt या कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया गया है तो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ आपका। करेक्ट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इज हाई। बताओ जब कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब तो तुम देख के टिक कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो पे फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पे जीरो ऑर्डर कर लीजिए। हाई कॉन्सेंट्रेशन पर क्या मिलता है, जीरो ऑर्डर। अब इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, जरा देखो ध्यान से। सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ पहला का, फर्स्ट का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इज हाई। अब बताओ ये -1/2, ये -1/2 dNH3/dt कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया गया है। तो ये सिंपल क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है, बराबर K1 NH3/1 + K2 NH3। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन और ये आपका दिया हुआ है, ये सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन है। और ये क्या है, ये रेट लॉ इक्वेशन है। ये क्या है, रेट लॉ, ये रेट लॉ है। तो सर इतना बड़ा रेट लॉ, हाँ रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से आता है, तो एक्सपेरिमेंट से कुछ भी आ सकता है, इतना बड़ा। ठीक है, अब इसी पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 हाई करने जा रहे हैं, इसी पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 हाई करेंगे। तो बताओ 1 + K2, यहाँ पर नीचे देखो NH3 इक्वेशन है, इक्वेशन में देखो 1 + K2 NH3। अब तुम बताओ कि ये क्या है, NH3 खूब ज़्यादा है, NH3 खूब ज़्यादा। जब खूब ज़्यादा में 1 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? समुंदर में तुम 1 बाल्टी पानी डाल दो तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जब ये खूब ज़्यादा है, ये खूब हाई है, तो 1 जोड़ने से कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। मतलब सिंपल इसके जगह पर हम K2 NH3 ही लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन K1 NH3 नीचे 1 + K2 NH3 की जगह क्या लिख सकते हैं, K2 NH3। ये मैथमेटिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसके जगह पर K2 NH3 हो गया। ठीक है, अब ये कट जाएगा। तो ज़रा बताइए R = K1/K2 कांस्टेंट आया कि नहीं आया? तो बताइए, रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कट गया, कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब रिएक्शन कौन सा हो गया, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। मतलब कॉन्सेंट्रेशन इसमें है ही नहीं, जब कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता इसका मतलब पावर जीरो था, तो जीरो ऑर्डर। तो बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 जब हाई हो जाता है तो जीरो ऑर्डर होता है। वेरीफाई भी यहाँ से हो चुका है। अब सेकेंड को भी वेरीफाई कर देते हैं। तो ठीक है, अब सेकेंड को जरा देखते हैं, इसको भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ। ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जब NH3 क्या हो जाए, इज लो, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 क्या हो जाए, लो हो जाए। हम लिख चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन K1 NH3/1 + K2 NH3। ठीक है, वो जो -1/2 dNH3/dt था वो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि कोफिशिएंट से डिवाइड दे दिया गया है। अब बताइए NH3 लो है तो 1 + K2 NH3 ये क्या है, ये काफ़ी कम है, लो है। लो का मतलब कहाँ जाएगा वैल्यू, जीरो की तरफ। कहाँ जाएगा,
जीरो की तरफ, तो ये तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो इस अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1। 1 में जो काफ़ी छोटा वैल्यू जोड़िएगा तो 1 ही आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर K1 NH3 अपॉन इसके जगह पे क्या लिख दें 1। तो क्या बन गया इक्वेशन, R बराबर K NH3, ये बन गया आपका रेट लॉ इक्वेशन। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इज लो। तो बताओ पावर यहाँ पर क्या है 1, तो हम क्या बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इज लो देन रिएक्शन बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर। कैसा बिहेव करेगा, फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा जब लो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन तब। और जब इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इज हाई देन रिएक्शन बिहेव्स एज जीरो ऑर्डर। सेम रिएक्शन देखो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है और जीरो ऑर्डर के भी तरह बिहेव कर रहा है कंडीशन बदल देने से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ये आपका एक रिएक्शन है A+2B और ये प्रोडक्ट इधर बन रहा है, प्रोडक्ट्स इधर आपके बन रहे हैं, ठीक है। चलो प्रोडक्ट इसमें हम दे देते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पे आपका C+3D आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसी को बोलता है सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। या इसी को बोल सकता है सिंपल रिएक्शन, क्या बोल सकता है सिंपल रिएक्शन। इसका 3 नेम्स है। अब देखो रिएक्शन 2 टाइप का होता है, एक सिंपल रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री, सिंगल स्टेप, सिंपल, बात सेम है। जो एक स्टेप में हो वो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, चाहे सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, चाहे सिंपल। एक होता है कॉम्प्लेक्स जो कई सारे स्टेप में हो। अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन सवाल में बोल दिया या सिंपल रिएक्शन बोल दिया, तो जब इसका हम लोग रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से लिखने जब जाते हैं एक्सपेरिमेंट से, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, और पावर में यहाँ पर 1 और यहाँ पे पावर में 2 आता है, ये आपका रेट लॉ हो गया। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन का जब एक्सपेरिमेंट से लिखा गया इस रिएक्शन का, तो ऐसे आया। अब देखो A के बगल में 1 और B के बगल में 2। दुनिया के जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन है जब उसका रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से लिखा गया तो देखा गया कि रेट लॉ इक्वेशन में सिर्फ रिएक्टेंट्स आए। क्या आया था, रिएक्टेंट्स आ रहा था, ओनली रिएक्टेंट्स। और जो पावर आ रहा था तो रिएक्शन के जो बगल में स्टोइचियोमेट्री है, कोफिशिएंट है, उसी के बराबर आ जा रहा था हमेशा। इसलिए कहा जाता है कि अगर सवाल में एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया है तो रिएक्शन को देखकर हम रेट लॉ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात एक्सपेरिमेंट से ही प्रूफ हुआ है। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ में जब लिखा गया एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रिएक्टेंट ही आया रेट लॉ में। अब पावर में इसके कोफिशिएंट में जो है 1 और इसके बगल में 2 वो आया। तो एलिमेंट्री स्टेप जब भी बोल देगा तो रेट लॉ हम रिएक्शन को देख के लिख सकते हैं, ठीक है। ये मत समझना कि सर आप तो बोले थे कि स्टोइचियोमेट्री में कोफिशिएंट में और ऑर्डर में कोई रिलेशन नहीं है और यहाँ पर लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट से जो आंसर आता है और इस तरीके से देख कर लिखने वाला जो आंसर आता है हमेशा सेम आता है। इसलिए कहा जाता है कि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में हम रेट लॉ देख कर लिख सकते हैं। लेकिन आता कहाँ से, एक्सपेरिमेंट से ही आता है, ठीक है। लेकिन एक लॉजिक निकल गया कि देख के लिख सकते हैं और ओनली रिएक्टेंट्स ही लिख पाएंगे। तो जब एलिमेंट्री बोलेगा तो इसको देखकर ये लिखेंगे और यहाँ पर C और D नहीं लिखेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट लिखेंगे। लेकिन अगर ये रिएक्शन है और ये रेट लॉ दिया है, ठीक है, और इसके कोफिशिएंट में 1 है और इसके कोफिशिएंट में 2 है, अब पूछेगा कि बताइए इस रिएक्शन का रेट लॉ है और कोफिशिएंट भी रिएक्टेंट का सेम है, ऑर्डर के बराबर है, तो क्या वो रिएक्शन एलिमेंट्री है? अब उल्टा पूछा। तो ये हमेशा ये इस बात पर ध्यान रखना कि मत बोलना एलिमेंट्री है। अगर एलिमेंट्री बोलेगा तो ये हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसको देखकर एलिमेंट्री
हम बोल दें ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो सकता है और कोफिशिएंट सेम आ गया हो, और कोइंसिडेंस भी हो सकता है, कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि सेम आ गया, और रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्री बोलेगा तो इसको हम देख के लिख सकते हैं, लेकिन इसको देखकर हम बता दें कि कोफिशिएंट सेम है तो ये एलिमेंट्री है, ये बात सही नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इस पर जेईई मेंस ने सवाल भी किया था, वो इस सवाल में उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, डिस्कस करता हूँ, तो ये बात समझ लेना। तो यहाँ पर लिख देते हैं बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब यहाँ से ये सही है लेकिन यहाँ से एलिमेंट्री बता सकते हैं ये बात सही नहीं है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो इस पे एक मैं न्यूमेरिकल इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, जेईई मेंस में वो क्वेश्चन दिया था। अब जरा देखो, ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस में किसी ज़माने में पूछा था, वो नए ज़माने के क्वेश्चन है, पुराने ज़माने के क्वेश्चन नहीं है। बताओ इस रिएक्शन का रेट लो, यहाँ पर दिया है सवाल में, ए पे कितना पावर 1, बी पे कितना पावर 1, ए के बगल में 1, बी के बगल में 1, कोफिशिएंट और इसका पावर सेम है, तो हम इस बात को ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, नहीं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, क्योंकि सेम आता है तो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर एलिमेंट्री बोल दे तो हम ये रेट लॉ इसको देख के लिख सकते हैं, लेकिन रेट लॉ को देखकर एलिमेंट्री बोल दें ये बात गलत है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, मस्ट बी एलिमेंट्री, बिल्कुल नहीं, मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल नहीं, मे बी एलिमेंट्री, मे बी कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एलिमेंट्री भी हो सकता है, मतलब कोफिशिएंट और ऑर्डर सेम रहे तो एलिमेंट्री भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एलिमेंट्री हो जाए ये भी गलत है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स हो जाए ये भी गलत, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। हाँ, अगर एलिमेंट्री बोल दे तो रेट लॉ हम देख के लिख सकते हैं, लेकिन रेट लॉ को देखकर हम एलिमेंट्री बोले ये बात गलत है, वो एलिमेंट्री भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो इस बात को हम क्वेश्चन से आपको समझा दिए हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। इनको एक दो एग्जाम्पल से और समझो। ये रिएक्शन दिया है, कह रहा है कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी बताइए, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, रेट लॉ आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ए पे 1 बी पे 2, क्योंकि बगल में 2 है, तो हम बोलेंगे बाबू ये तो गलत हो गया। क्यों? रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंट से लिखा जाता है। सर अभी तो आप बताए हैं कि देख के लिख सकते हैं। बाबू कब बताए हैं? जब रिएक्शन में एलिमेंट्री बोलेगा तब। यहाँ पे एलिमेंट्री तो बोला ही नहीं है, तो इस आंसर को एक्सपेरिमेंटल डेटा से बता पाएंगे। ये तरीका गलत है, ठीक है। लेकिन यहीं पर देखो ये रिएक्शन दिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया है, तो अब खटाक से आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2, ये सही है। तो इस रेट लॉ में ओनली क्या आएगा, याद रखना है, रिएक्टेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? रिएक्टेंट्स। कब? एलिमेंट्री के केस में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो रेट लॉ में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स वाले ही कंपाउंड आते हैं, और देख के लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से चौथा पॉइंट, रेट लॉ एक्सप्रेशन नॉर्मली इन्वॉल्व्ड रिएक्टेंट्स। अब जानते हैं कि रेट लॉ में नॉर्मली रिएक्टेंट्स आते हैं, बट इट मे इन्वॉल्व कैटालिस्ट एज वेल एज प्रोडक्ट्स। ये तो पहले ही आपको बता दिया गया है कि रिएक्टेंट्स नॉर्मली आते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करा दिया हूँ, कैटालिस्ट भी आते हैं, ठीक है। तो कैटालिस्ट और एज वेल एज प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। रेट लॉ में नॉर्मली रिएक्टेंट आते हैं लेकिन प्रोडक्ट भी आ सकता है और कैटालिस्ट भी आ सकता है। बट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स विल नॉट अपीयर इन रेट लॉ। रेट लॉ में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आएगा। इस बात को अभी यहाँ पर होल्ड कर दीजिए। नेक्स्ट आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे, जब मैकेनिज्म में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इस बात को मैं समझाऊँगा। ये बस इतना मैं याद रखना है बस कि रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आएंगे। क्या क्या आ सकते हैं? नॉर्मली रिएक्टेंट्स तो आते ही हैं, कैटालिस्ट भी आ सकते हैं, प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, तअज्जुब करने की बात नहीं है। ये देखो एक रिएक्शन है, जितने मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ ये कुछ खास रिएक्शन, इसको दिमाग में बस रखना है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये रिएक्शन है, जब इसको रेट लॉ जब इसका लिखा गया, एक्सपेरिमेंट से ही लिखा जाता है रेट लॉ, तो O3 आपका आ गया रिएक्टेंट पावर में 2,
सर कोफिशिएंट तो सेम आ गया, कोइंसिडेंस हो गया है ना जी, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से आया है। और O2 प्रोडक्ट भी आ गया, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, रेट लॉ में प्रोडक्ट आ गया, और पावर में -1, यहाँ पर 3 है लेकिन -1 आया, तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से ही आता है, ठीक है। तो ये रेट लॉ हो गया इस रिएक्शन का। बताओ इस रिएक्शन का रेट लॉ में प्रोडक्ट भी आ गया। अब तक जितने भी एग्जाम्पल किए सब में रिएक्टेंट की बात चल रहा था, लेकिन प्रोडक्ट भी आ सकता है, तो इसको याद रखना है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो बताओ O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2, और O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है -1, 3 मत बोलना, -1 एक्सपेरिमेंट से ही आता है, ठीक है। एलिमेंट्री होता तो हम देख के लिख सकते थे, रिएक्टेंट वाला लिख देते हैं और कोफिशिएंट जो था उसको पावर चढ़ा देते हैं, लेकिन एलिमेंट्री बोला नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है। एक और रिएक्शन देखो, ये तुम्हारा NO यहाँ पर जो लिखा है एरो के ऊपर, यही कैटालिस्ट है। जब एक्सपेरिमेंट से इसका रेट लॉ निकाला गया तो R बराबर के O2 तुम्हारा रिएक्टेंट आया है, पावर में 2 आया है, और कैटालिस्ट NO आया है। देखो ये कैटालिस्ट आया है रेट लॉ में, और पावर में 1 आ गया। तो बताओ रिएक्टेंट भी आया, अब आपका कैटालिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो यही तो बात लिखा गया कि प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटालिस्ट भी आ सकता है। लेकिन सर रिएक्टेंट में SO2 तो नहीं आया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, नहीं आया, कोई बात नहीं। सर SO3 भी नहीं आया। जो कंपाउंड रेट लॉ में नहीं आते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होता है। क्या होता है? ऑर्डर 0। वो यहाँ पे लिखा जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर पावर में क्या लगा देंगे? 0। तो किसी भी नंबर का पावर 0 खत्म कर देता है। तो रेट लॉ में जो भी कंपाउंड नहीं रहेगा, रिएक्शन वाला कंपाउंड अगर रेट लॉ में नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 कहा जाता है। इस बात को मैं अभी लिखूंगा नोट में। इस रिएक्शन का जब रेट लॉ लिखा गया तो बताओ NO2 आया, पावर में 2 आ गया, और CO आया है, पावर में 0 है। नहीं भी लिख सकते हो CO को, कोई बात नहीं है। सर प्रोडक्ट वाला तो नहीं आया है, NO और CO2 नहीं आया, तो इसके रिस्पेक्ट में जो नहीं आया है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या मान लेंगे? ऑर्डर 0 मान लेंगे। लिख भी सकते हैं, बस ऊपर 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस CO को 0 लिखे हैं, हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रेट लॉ आ गया। तो रेट लॉ में रिएक्टेंट्स तो नॉर्मली आते ही हैं, प्रोडक्ट भी आ सकता है और कैटालिस्ट भी आ सकता है। और रेट लॉ में रिएक्शन वाला जो कंपाउंड नहीं दिखे उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या मानना है? 0 लेके चलना है। इसको नोट कर लें, उस बात को मैं नोट में लिखता हूँ। तो इस बात को नोट में मैं लिख दिया हूँ। द कंपाउंड ऑफ रिएक्शन विच इज नॉट प्रेजेंट इन रेट लॉ देन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ दैट कंपाउंड इज 0। ठीक है, उस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है जो रेट लॉ में नहीं है। अब इसी पर मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। देखो ये एक रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटली इसका रेट लॉ लिखा गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से। तो A आ गया है, B भी आया है, C आया है, लेकिन D नहीं आया है। तो इस रेट लॉ में रिएक्टेंट के कुछ हिस्सा है, रिएक्टेंट तो सब है, कुछ प्रोडक्ट का हिस्सा है। तो रिएक्टेंट भी आ सकते हैं, प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन मेनली जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो रिएक्टेंट पर ही स्टडी होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो जो एक्चुअल बात है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ठीक है। रिएक्टेंट भी आता है, प्रोडक्ट भी आता है, कैटालिस्ट भी आता है, लेकिन मेनली क्या, किस पे स्टडी आगे हम लोग करेंगे? रिएक्टेंट पर, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में रखना है कि तीनों आ सकता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट, ठीक है। अब इस पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A बताइए कितना होगा। तो क्या बताओगे? 2, जो इसके ऊपर पावर है। इसको कोफिशिएंट मत देख लेना, 2। जब एलिमेंट्री बोलते हैं तो कोफिशिएंट देख के बता देते हैं। अब बताओ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B कितना? तो -1। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू C कितना? 3/2। अगर पूछ दे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू D, ये तो D है ये नहीं है सर इसमें, तो जब नहीं है तो पहले लिखवा चुका हूँ, नोट में देख लो। अगर कोई कंपाउंड अगर नहीं है रेट लॉ में तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 0। अगर आपसे पूछ दे टोटल ऑर्डर कितना, टोटल ऑर्डर, तो सबका जोड़ दो। टोटल ऑर्डर का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, सबको जोड़ो। 2 - 1 + 3/2 + 0 कितना आ जाएगा? 5/2, 5/2। तो बताओ टोटल ऑर्डर पॉजिटिव आया कि नहीं आया? टोटल ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव आता है, नहीं तो 0 आता है, तो पॉजिटिव तो आया है आंसर। लेकिन इंडिविजुअल ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसको नोट कर लो। एक टॉपिक जरा देखें, पूछ सकता है एग्जाम में, या कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। रेट लॉ वर्सेज लॉ ऑफ मास एक्शन।
मतलब एक नया टर्म आपके पास आ गया, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या है तो इसको आगे हम समझाएंगे, लेकिन इसको मैं समझाने की कोशिश करते हैं रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन के बीच में डिफरेंस के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेट लॉ तुम समझ चुके हो कि रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से आता है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड लॉ है। और रेट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसीज ऑफ रिएक्शन वेयर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ ईच स्पेसीज इज रेज टू द पावर। मतलब लॉ, रेट लॉ क्या बोलता है, रेट लॉ ये बोलता है कि रेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसीज का प्रोपोर्शनल होता है। अब उसमें रिएक्टेंट भी आ सकते हैं, प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, कैटालिस्ट भी आ सकता है, और जो पावर आता है हर कंपाउंड के ऊपर वो ऑर्डर होता है। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है और आप कई एग्जाम्पल से देख चुके हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल से करा देता हूँ, क्लियर करा देता हूँ। देखो ध्यान से, A+2B और ये बना रहा प्रोडक्ट C। जब इसका रेट लिखा गया, रेट लॉ, तो रेट लॉ प्रोपोर्शनल हटा के तो कांस्टेंट लिख सकते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट A और ये B और ये C, इस पे 2, इस पे -1 और इस पे 1। ये हो गया आपका, क्या बोल रहा है इस रिएक्शन, रेट लॉ ये बोलता है, सुनो, रेट लॉ बोलता है किसी रिएक्शन में रेट जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसीज ऑफ रिएक्शन। स्पेसीज ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट भी आ सकते हैं, प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटालिस्ट। तो इस रेट लॉ में आपका रिएक्टेंट भी आ गया है और प्रोडक्ट भी आ गया है। तो रेट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसीज, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या कैटालिस्ट, और उसके जो पावर आएंगे उसको ऑर्डर बोलते हैं। वेयर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू इच स्पेसीज इज रेज टू द पावर, मतलब जितने भी स्पेसीज पे जो पावर है वो सब क्या है, उस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, उस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। और इसी को हम लोग आगे चल के ऐसे लिख देते हैं, R बराबर K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर 2 और B के पावर -1 और C के पावर 1। ये हो गया आपका रेट लॉ। रेट लॉ यही बोलता है कि रेट प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट विथ और रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। और ये रेट लॉ कहाँ से आया है, बाई एक्सपेरिमेंट। कहाँ से आया है, बाई एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल में देख चुके हैं। तो रेट लॉ में आपका रिएक्टेंट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटालिस्ट भी आ सकता है। जो यहाँ पर लिखा है स्पेसीज, क्या लिखा है, स्पेसीज, यहाँ पे रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं या कैटालिस्ट भी हो सकते हैं। इन सब का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट और जो पावर आएगा वो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाता है। ये रेट लॉ बोलता है, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, ठीक है। गुल्डबर्ग एंड वागे, दो साइंटिस्ट मिलकर ये लॉ दिए थे, गुल्डबर्ग एंड वागे। इट इज थ्योरेटिकल लॉ, मतलब इसको एक्सपेरिमेंट से मतलब नहीं, रिएक्शन देखकर हम रेट लॉ लिख सकते हैं। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन रेट लॉ ही लिखवाएगा रिएक्शन देखकर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो आपका कॉन्सेप्ट था एक्सपेरिमेंट वाला लॉ, रेट लॉ, वही आपका परफेक्ट था। देखना इसमें एरर अभी आएगा। तो इट इज थ्योरेटिकल लॉ अकॉर्डिंग टू दिस, ये क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो R है, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। इसमें सिर्फ रिएक्टेंट आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट, लेकिन रेट लॉ में रिएक्टेंट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटालिस्ट भी आ सकता है। ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। रेज्ड टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट गिवन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और जो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे उसके ऊपर जो पावर देंगे हम रिएक्शन के कोफिशिएंट देकर लिख सकते हैं। अब तुम समझ गए होगे कि कॉन्सेप्ट गलत है, ये परफेक्ट आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, हर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि हम कोफिशिएंट को पावर में जब देंगे तो ऑर्डर बनेगा, और ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से आता है। हाँ, कुछ कुछ रिएक्शन में हम देख के लिख सकते हैं, और तुम समझ भी गए होगे किस में लिख सकते हैं, सब में नहीं, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन में अगर है तो कोफिशिएंट को देख के लिख सकते हैं। तो गुल्डबर्ग एंड वागे ये बोले थे किसी भी रिएक्शन को देखकर हम रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन यही गलत हो गया। इनका जो एरिया है बस कुछ खास रिएक्शन के लिए है, जो एलिमेंट्री वाला बात है,
वो आगे मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप इतना लिख लें। और एक और बात इसमें इनके कहने का मतलब ये है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन बट इट इज नॉट वैलिड फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस, लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। और तुम समझ भी गए होगा कहाँ पर वैलिड है, एलिमेंट्री वाले में, ठीक है। लेकिन ये क्या बोले थे महाराज, ये दोनों में क्या बोला था कि किसी भी रिएक्शन के लिए देख के हम लोग लिख सकते हैं, जो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लें ध्यान से। यहाँ पर एग्जाम्पल कराता हूँ, A+2B ये आपका रिएक्शन है, प्रोडक्ट बन रहा है। गुलबर्ग एंड वागे, दो आदमी आया, बोला कि इसका रेट लॉ लिखो, तो चलो R बराबर K A और B। सिर्फ चलो यहाँ पे मज़े की बात, हम C+2D भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो गुलबर्ग एंड वागे बोला, मतलब लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक, कि जो रेट वाला आप रेट ऑफ रिएक्शन वाला जो इक्वेशन लिखिएगा तो आप देख कर लिख सकते हैं। सिर्फ रिएक्टेंट लिखिए उनके मुताबिक, गुलबर्ग एंड वागे के मुताबिक, और कोफिशिएंट में 1 और ये पावर 2 चढ़ा दीजिए। हमेशा के लिए किसी भी रिएक्शन को देखकर हमेशा के लिए, कौन बोला था, गुलबर्ग एंड वागे। लेकिन ये मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये क्योंकि ये जो इक्वेशन लिखा जाता है ये एक्सपेरिमेंट से ही आता है, लेकिन कहीं कहीं इनका तुक्का चल गया था, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन को देखकर हम ऐसा लिख सकते हैं इनके मुताबिक, किसके मुताबिक, बाई गुलबर्ग एंड वागे, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। बट नॉट वैलिड फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन, फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन, फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस। हाँ सर, ये जानते हैं अगर ये एलिमेंट्री होता ना तब तो ये वैलिड था। इसका मतलब कि गुलबर्ग और वागे का तुक्का चल गया था, किसमें, एलिमेंट्री वाले में। किसमें चल गया, एलिमेंट्री वाले में। तो ये रिएक्शन इसको देख के लिख सकते हैं, बाय गुलबर्ग एंड वागे, बट नॉट वैलिड फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस। कहाँ वैलिड है, एलिमेंट्री में, जो आगे हम लिखेंगे, ठीक है। हालांकि ये नहीं बोला था कि एलिमेंट्री में ही हम आएंगे, ये हमेशा किसी भी रिएक्शन के लिए बोला था कि देख के लिख सकते हैं। वो तो हम लोग ऐसा एहसान करेंगे इन दोनों पर कि चलो तुम एलिमेंट्री में वैलिड हो, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या बोला था कि किसी भी रिएक्शन को देखकर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, जो कि गलत हो गया, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो इसी अब बात को मैं अभी आगे लिखूंगा। अब अगला एग्जाम्पल जरा देखिए ध्यान से अगला एग्जाम्पल देखो, H2 + I2 ये आपस में रिएक्शन किए हैं, तो 2HI प्रोडक्ट बना। तो गुलबर्ग और वागे यहाँ पर एंट्री मारे, R बराबर के H2 लिखिए। हमारे यहाँ सिर्फ क्या चलेगा, दोनों क्या बोला, हमारे यहाँ सिर्फ रिएक्टेंट चलेगा। इसके कोफिशिएंट में 1, इसके कोफिशिएंट 1 हो गया। ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया, किसके मुताबिक, गुलबर्ग एंड वागे के मुताबिक। एकदम इसको ऐसे देखकर लिख दिया, गुलबर्ग एंड वागे के मुताबिक। और ये यहाँ पर तुक्का चल गया, और ये यहाँ पर क्या था, रिएक्शन सही था। क्या था, ये रेट लॉ, ये रेट ऑफ रिएक्शन सही था। एक्सपेरिमेंट से भी जब निकाला गया इसमें तो सेम आया, एकदम सेम। एक्सपेरिमेंट से भी क्या आया, एकदम सेम आया। तो गुलबर्ग वागे यहाँ पर चल गया। किसी भी रिएक्शन के लिए दोनों पहुँचा, बोला कि देख के लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं काम चल गया, कहीं कहीं काम नहीं चला, ठीक है। तो समझ में आ गया हो कि रिएक्शन देखो, रिएक्टेंट आया है 1, तो इसका मतलब रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमेशा वैलिड है ये लोग, ठीक है। आगे देखिए कैसे गलती करेंगे यहाँ पर, 2N2O5 4NO2 + O2 दोनों एंट्री मारा गुलबर्ग एंड वागे, बोला कि R बराबर K N2O5, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, रिएक्टेंट ही लिखना है 2, किसके मुताबिक, गुलबर्ग एंड वागे, मतलब लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक। और ये क्या हो गया, रॉन्ग। यहाँ पे फिसल गए ये लोग, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक्सपेरिमेंट से क्या आया, हमको तो एक्सपेरिमेंट वाला से मतलब है ना जी, एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट से आंसर कौन देता है, रेट लॉ। तो R बराबर के N
2O5 और ये 1, ये करेक्ट है। यहाँ पे लो फिसल गया। तो बहुत जगह लो फिसलेगा, कहाँ पे नहीं फिसलेगा, कहाँ पे इनका तुक्का चलेगा, एलिमेंट्री स्टेप में इनका तुक्का चल जाएगा। एलिमेंट्री स्टेप में रेट लॉ हम जब लिखे थे तो उसमें भी सिर्फ रिएक्टेंट ही आ रहा था, और ये भी लोग बोला था कि रिएक्टेंटे लिखना है और कोफिशिएंट को देखकर लिख देना है। तो जो एलिमेंट्री वाली बात था वो भी गुल्डबर्ग और वागे वाला यहाँ पे बात चल जाएगा एलिमेंट्री स्टेप में, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट करें। आगे देखिए ध्यान से, H2 प्लस Cl2 2HCl, ये रिएक्शन गुल्डबर्ग वागे क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है, एक्सप्रेशन। तो H2 लिख दीजिए, Cl2 लिख दीजिए, पावर में 1 1, ये किसके मुताबिक, गुल्डबर्ग एंड वागे। और ये क्या हो गया, रॉन्ग। ये हर रिएक्शन पे यही तुक्का ये लोग काम तुक्का चला रहा था, हर रिएक्शन में तुक्का यही ये लोग चला रहा था, लेकिन गलत हो गया। लेकिन एक्सपेरिमेंट से जब देखा गया, एक्सपेरिमेंट तो हम लोगों को मतलब तो एक्सपेरिमेंट से है, तो R बराबर के H2 पर 0 Cl2 पे 0, ये एक्सपेरिमेंट से रेट लॉ आया था। तो रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंट से ही आता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देख के लिख सकते हैं, जो कि कई जगह इन्होंने फिसला। कहाँ पे नहीं फिसला, तो जरा देखिए ध्यान से, इस बात को नोट में लिखिए, नोट में, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंट्री में वैलिड है। तो जहाँ जहाँ तुक्का इनका चला था वो रिएक्शन बाई चांस एलिमेंट्री था, इसलिए वो लोग सही हो गया था, क्योंकि एलिमेंट्री को देखकर रिएक्टेंट लिख देंगे, अब पावर कोफिशिएंट वाला चढ़ा देंगे एलिमेंट्री में, तो वहीं पे ये लोग काम कर गया था, इनका बात सही आ गया था, लेकिन कॉम्प्लेक्स में फिसल गया। तो बताओ, ये रिएक्शन इन्होंने देख कर लिखा गलत हो गया, एक्सपेरिमेंट से ये आया तो पावर 0 0, इसका मतलब ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्शन है। किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप। अगर एलिमेंट्री टाइप होता ना तो एकदम सेम ऐसे ही सही होता एक्सपेरिमेंट से भी, लेकिन एक्सपेरिमेंट कुछ अलग आंसर दिया और इनके मुताबिक ये आंसर आया। तो बताओ क्या कोफिशिएंट बराबर आया है क्या, ऊपर नहीं आया है, 0 आया है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाएगा, और जब बराबर आ जाएगा और जब वो सही है रेट लॉ, तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकता है, एलिमेंट्री हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन जब बराबर नहीं है तो कंफर्म उसको बोल देंगे वो कॉम्प्लेक्स टाइप, ये कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन है, ठीक है। ध्यान से, आगे भी हम जब नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को हम लिखेंगे भी कि कब हम देख के पहचानेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स है, रेट लॉ देख के तुम पहचान सकते हो, ठीक है। अभी बस इतना देखो कि ये 0 0 है तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है, एलिमेंट्री होता तो ये कोफिशिएंट के बराबर आता, लेकिन 0 0 इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन है। जनरलाइज कर देते हैं, ये A प्लस B स्मॉल c प्लस स्मॉल d, ये कोफिशिएंट आपका एक रिएक्शन है, ठीक है। इसको जनरलाइज मैं कर रहा हूँ। अगर ये रिएक्शन, इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री स्टेप, तब तो गुल्डबर्ग और वागे जो तरीका बताया है रेट लॉ, R बराबर के ए, रिएक्टेंट ही सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है, सिर्फ रिएक्टेंट, ओनली रिएक्टेंट्स। अगर एलिमेंट्री स्टेप है तो गुल्डबर्ग और वागे का जो कहानी है कि देख के कोफिशिएंट इस पे लिख दो, यही ऑर्डर हो जाएगा, ये बात सही है। और तुम पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि एलिमेंट्री में देख के लिख सकते हैं, और गुल्डबर्ग वागे का जो बात है वो एलिमेंट्री के लिए ही वैलिड है, ठीक है। इफ रिएक्शन इस कॉम्प्लेक्स टाइप, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज़्यादा स्टेप में होता हो, तब तो R बराबर के A के पावर स्मॉल a, B के पावर स्मॉल b, ये बात गलत हो गया। यहाँ पे गुल्डबर्ग और वागे वैलिड नहीं है,
देख के नहीं लिख सकते हैं। गुल्डबर्ग और वागे एलिमेंट्री वाले में सही आंसर बता देते हैं। तो सुनो ध्यान से, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन को रेट लॉ अगर लिखना है तो देख के लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। गुल्डबर्ग वागे इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी रिएक्शन के लिए देख के लिख सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में गलत हो गया, एलिमेंट्री में सही हो गया। तो नोट में क्या लिखवाएं कि लॉ ऑफ मास एक्शन गुल्डबर्ग एंड वागे वैलिड इन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। वो ये बात नहीं वो लोग बोला था कि एलिमेंट्री के लिए वैलिड है, वो बोला था कि हम सबके लिए वैलिड है। ये हम लोगों ने एहसान किया है उन पे नोट लिखकर कि तुम दोनों गुल्डबर्ग एंड वागे वैलिड हो, किसके लिए? एलिमेंट्री के लिए, ना कि वो लोग बोला था। वो लोग तो सबके लिए बोला था कि हम सबके लिए वैलिड है, लेकिन हम लोगों का ये अपना एहसान है, हम लोग ये सब महान महान लोगों का, इंडियन महान महान लोगों का, कि सुनो तुम लोग वैलिड हो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन के लिए। तो जो मैं नोट लिखवाया हूँ कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड फॉर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, तो तुम ब्रैकेट लिख के, ब्रैकेट दे के लिख लेना कि हम लोगों का एहसान है तुम लोगों के ऊपर कि ये बात हमने लिखा है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।